सभी को नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। आज थोड़ा कई दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप जानते हो अभी हाल ही में मैं पिता बना हूँ, फादर बना हूँ, तो कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, उनको भी निभाना है और परिवार की थोड़ी जिम्मेदारियों की वजह से बीच में वीडियो नहीं आ पाए थे, ठीक है, लेकिन हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम जलवायु विज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। 6 वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, टू द पॉइंट, सिलेबस के हिसाब से, मेंस के जीएस पेपर के हिसाब से। तो ये पीडीएफ फाइल आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस नाम से आप टेलीग्राम में सर्च भी कर लेना अपना नाम। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हमारी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है, यहाँ पे दिया गया है। और प्रिंट किताबें चाहिए तो आपको यहाँ विजिट करना है। इन दोनों वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जलवायु विज्ञान का संगठन संरचना। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? यदि आप मेंस का टॉपिक देखते हो तो जलवायु विज्ञान की कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आए हैं मेंस के एग्जाम में, ठीक है। आगे तो हम जाके बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जलवायु विज्ञान में, जैसे चक्रवात कैसे बनते हैं, उनके क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, ठीक है। जो विंड सिस्टम हमारा, जो आप कह सकते हो जलवायु प्रदेश हम कह सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं आगे बढ़ने के लिए, वो हमें जानना जरूरी है। और इस टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बन सकते हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी मेंस में आप जान रहे हो एनसीईआरटी किताबों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जो 2021 के एग्जाम में या 22 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन आया हुआ है कि सौरमंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत हम जानते हैं जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, कि जो ट्रोपोस्फीयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी लेयर है वायुमंडल की, और ये इससे कैसे ये मतलब डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है वेदर की जो प्रोसेस है उसको। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और पूरा चैप्टर में आप बेसिक चीज़ें पढ़ोगे तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है और 250 वर्ड में इसको लिखना था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। टॉपिक पढ़ने से पहले आपका सिलेबस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, तभी आपको पढ़ने का मजा आएगा। आप बिल्कुल भी नहीं भटकोगे, एकदम सही दिशा में आगे बढ़ोगे। तो ठीक है, सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का एक वायुमंडल होता है, आपने देखा होगा, जहाँ हम रहते हैं आसमान की ओर देखते हैं, ठीक है, बादल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल क्या है? इसमें क्या बहुत सारी गैसें हैं, गैसों का मिश्रण है। हमने कई बार सुना है ग्रीन हाउस गैस भी है, जलवाष्प भी है, धूल के कण है, जो क्या करता है, पृथ्वी को ढका हुआ है। और आप कह सकते हो कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, किसको बांध रखा है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसको बांध रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, आसमान की ओर जाएंगे, आकाश में जाएंगे, तो वायुमंडल क्या होगा? विरल होता चला जाएगा। यानी जो भारी चीज़ें होगी, आप कह सकते हो धूल कण से लेकर बहुत सारे और पार्टिकल होते हैं या जो गैसें होते हैं, वो हमारी जो धरती है उसके नज़दीक रहते हैं, ठीक है। जो आप कह सकते हो जो हमारी पहली लेयर है, कौन सी? सोप सीमा जो जस्ट यहाँ से जैसे हम आसमान में जाते हैं शुरू होती है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल क्या है? बहुत सारी गैसों का इसमें हम मिश्रण कह सकते हैं। और यदि हम पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें तो इसके कुल द्रव्यमान का जो 99% भाग है, जैसे हम वायुमंडल का द्रव्यमान की बात करें, जैसे अभी ये हमारी पृथ्वी है और उसके चारों ओर वायुमंडल है, तो इसके मोटा मोटी यदि पार्ट की बात करें तो 99% भाग कहाँ तक है? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। जैसे लगभग 18 किलोमीटर पर क्या है? 18 किलोमीटर पर आप कह सकते हो सोप सीमा वहाँ पे है, सौरमंडल का वहाँ पे विस्तार है। तो कहने का क्या मतलब है? जो आप कह सकते हो जो घनत्व है या जो घना वायुमंडल है वो पृथ्वी की सतह के आसपास होगा, नज़दीक होगा। क्यों होगा? गुरुत्वाकर्षण बल और भी बहुत सारी, आप जानते हो ना, जो ठोस पार्टिकल होते हैं, भारी पदार्थ होते हैं, वो ऊंचाई पर नहीं जा पाते हैं, जो आप जानते हो हल्की गैसें ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो यदि हम वायुमंडल के संगठन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें क्या है? वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हो जलवाष्प इसमें है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, और ये सब इनका बड़ा रोल होता है। जैसे जो क्वेश्चन आया था ना कि सौरमंडल में ही बादल क्यों बनते हैं, सौरमंडल के अंदर ही मौसमी घटनाएं क्यों होती है, क्यों बनती है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल किनका होता है? इन्हीं चीज़ों का होता है। तो ये पूरा आप देखोगे सब चीज़ें आपस में जुड़ी है, और इसी का फिर क्वेश्चन आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में लिखना पड़ता है। तो वायुमंडल में क्या है? बहुत सारी गैसें हैं, आपने CO2 देखा होगा, ओजोन देखा होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं, इनका कंपोजिशन है। इसके साथ में जलवाष्प है, ठीक है, और क्या है? धूल के कण है। जो धूल के कण है, धुएं के कण है, जो पार्टिकल है, इनकी बड़ी भूमिका होती है। आपने सुना होगा जो धूल के पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल होते हैं, ठोस पार्टिकल, यदि ये वायुमंडल में ना होते तो कभी भी वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जो जलवाष्प होता है वो इन्हीं धूल के कणों पर जमकर बूंद बनता है, जल की जो बूंद बनता है, वर्षा जो होती है, इनमें इनका बड़ा रोल होता है। इनको जल सीकर बोलते हैं, ठीक है। तो धूल के कणों का इनका बड़ा रोल होता है। और ये जितने भी धूल कण, धुएं के कण जो होते हैं भारी होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं?
अपनी पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, क्योंकि बाहरी कण ऊपर नहीं जा सकते। ये किस में बंधे होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे होते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इनको बांध कर रखता है। इसीलिए जो वायुमंडल है, डेंस वायुमंडल है, वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक अधिक होता है। ऊपर जाते जाते आप देखते हो जो इंपॉर्टेंट गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है, ये कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आपने सुना होगा ना, कभी पहाड़ों पर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी कारण से होता है कि ज़्यादातर गैसें नीचे की ओर होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या है? बहुत सारी गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल कण है। ठीक है, तो वायुमंडल की ऊपरी परतों में क्या होता है? गैसों का अनुपात ये बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या इसमें दे रखा है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही नगण्य हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे CO2 की जो मात्रा है या जलवाष्प की मात्रा आप कह सकते हो, पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाई जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रोल हो गया, इस चीज़ को समझ गए। तभी तो आपने देखा होगा ना कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरमंडल में ही ये मतलब मौसमी प्रक्रियाएं क्यों होती हैं, तो ये जलवाष्प से लेकर जितनी भी चीज़ें कहाँ होती ज़्यादा? ये सौरमंडल में होती है। तो ये कंपोजिशन है जिसको हम देखने वाले हैं। तो यदि हम कंपोजिशन की बात करें तो गैसों का एक बड़ा रोल होता है। आपने ग्रीन हाउस गैस का नाम सुना होगा। बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो आजकल जो वैश्विक तापन है उसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। जैसे विशेषकर इसमें सबसे बड़ी गैस आप कह सकते हो, भूमिका कह सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कह सकते हो, मीथेन गैस का आपने नाम सुना है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे सूर्य से जैसे हम अपनी पृथ्वी की बात करें और ये पृथ्वी का वायुमंडल है, तो सन की जो आप जानते हो जो भी सौर विकिरण आता है ऊपर से, तो CO2 जैसे हमारे वायुमंडल में, तो ये उसके लिए क्या है? पारदर्शी है, यानी इसको आने देती है। जब CO2 वायुमंडल में होती है, जो सौर विकिरण जब आती है तो इसको आने देती है कि चलो कोई नहीं, आपसे कोई टैक्स नहीं वसूलेंगे। लेकिन जब वापस पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी को गर्म करके जो पुनः लौटती है, वापस लौटती है, उनसे कहती है थोड़ा सा आप टैक्स दे के जाओ, आप पृथ्वी पर आए हो ना, थोड़ा सा आपने समय बिताया है, हमारे संसाधन यूज में लिए आपने, है ना, तो जब जा रहे हो ना थोड़ा सा टैक्स देके जाओ। यानी CO2 क्या करती है? आप कह सकते हो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। यानी एक बार जो गैस सौर विकिरण अंदर तो आती है, लेकिन जब बाहर मतलब आप कह सकते हो ट्रैप होने लगता है तापमान, तभी तो आपने देखा होगा CO2 की जो मात्रा बढ़ रही है ना, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, वैश्विक तापन को बढ़ा रहा है। क्योंकि जैसे वायुमंडल में अन्य गैसों की बात करें तो वो गैस तो क्या नियत है, उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। यदि मीथेन बढ़ेगी तो उससे भी संकट आएगा, लेकिन CO2 की मात्रा क्या हो रहा है? जो हम जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है? CO2 की मात्रा बढ़ रही है। तो CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब जो वापस जो लौट रही है, पार्थिव विकिरण जो वापस लौट रही है ना, ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। आपने कभी उष्मा बजट देखा होगा, नेक्स्ट चैप्टर या उसके बाद में हम देखेंगे जो पृथ्वी का उष्मा बजट कैसे बनता है, कि कितनी जो एनर्जी है, कितना जो तापमान है सूर्य से पृथ्वी पर आता है, कितना वापस लौट जाता है नहीं, इसको उष्मा बजट बोलते हैं, कितना आया कितना गया। तो उसके अंदर क्या होता है? ये सौर जो विकिरण है, जो पार्थिव विकिरण है, उनको CO2 रोक लेता है। ग्रीन हाउस गैस जो भी है वो क्या करती है? पार्थिव विकिरणों को थोड़ा सा रोक लेती है। तो इससे क्या होता है? कहीं ना कहीं जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, गैसों का बड़ा रोल रहता है कि गैसों की हमारे वायुमंडल में क्या भूमिका होती है। यदि इनका पैटर्न चेंज होता है, इनमें जो भी बदलाव आता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो उनके प्रभाव है, वो हमारे वायुमंडल पर रहेंगे। प्रैक्टिकल रूप से हम उनको महसूस करेंगे जैसा अभी हो रहा है। ठीक है, तो इनको हम देख सकते हैं। और यदि जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प का भी बड़ा रोल है। ठीक है, जलवाष्प में भी क्या होता है? ये भी एक क्या है? एक परिवर्तनीय गैस है। ठीक है, इसमें क्या होती है? ये ऊंचाई के साथ घटती है। मोस्ट ऑफ चीज़ें वैसे ऊंचाई के साथ घटती है, जो गैस है या जलवाष्प है, धूल कण करते हैं। और जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाएगी? आप खुद सोचो इस बारे में, क्योंकि हम देखते हैं इक्वेटर के आसपास देखना आप। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है? सेवन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जलवाष्प आप जानते हो, जो वायु धाराएं वो बनती है। ठीक है, तो गर्म और आर्द्र जो उष्ण कटिबंध में क्या होता है? हवा के आयतन का लगभग ये 4% है। और ठंड जो ध्रुव प्रदेश है या रेगिस्तान के क्षेत्रों में क्या होता है? जलवाष्प की कमी होती है। तो ये कई बार प्री में से स्टेटमेंट बन जाते हैं, प्री में से क्वेश्चन आते हैं। जब NCERT आप पढ़ोगे तो उसमें होगा कि विश्वत वर्ष से हम जैसे जैसे ध्रुव के हो जाते हैं, जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है। ठीक है, और जलवाष्प वैसे भी वायुमंडल में कंबल की तरह कार्य करती है। ये भी कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है ना, उसको संग्रहित करती है ना। जलवाष्प जो होता है तापमान को ग्रहण करती है, तो इसका भी एक बड़ा रोल होता है वायुमंडल को बनाने में। ठीक है, और एक तरह से आप कह सकते हो हमारी एक प्राकृतिक कंबल है। ठीक है, हमें आप ठंडा और गर्मी जो है उनसे बचाती है। इनसे भी वायुमंडल का काफ़ी बड़ा पार्ट बनता है। इसके अलावा और कौन सा कंपोजिशन है? धूल कण इंपॉर्टेंट है। देखो धूल कणों को मैंने आपने बताया ना कि जो वायुमंडल होता है उसके अंदर जो धूल कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, इनका एक बड़ा रोल होता है। यदि ये नहीं हो तो एक तरह से जैसे यहाँ पे लिखा भी आर्द्रताग्राही केंद्र इनको बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझो तो जल की जो बूंदें बनती है ना, उनके लिए ऐसा ठोस पार्टिकल उनके केंद्र में होना चाहिए। जल की बूंदें उसी पर क्या होगी? संघनित होकर बूंद बनेगी। तो ये जितने भी पार्टिकल, आप किसी भी पार्टिकल की बात करो, चाहे नमक की बात करो या परागकण की बात करो, इनका बड़ा रोल होता है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, प्री में जो क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट वाले, कभी कभी ऐसे लाइन उठा ली जाती है वहाँ से। तो जब भी चीज़ें पढ़ो प्री के लिए, तो
लाइन बाय लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एनसीईआरटी किताबें तो प्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल मेंस के अंदर भी इनका बड़ा रोल रहता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं पहले कोशिश करता हूँ कि जो चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, उसको मैं पहले एनसीईआरटी किताबों में अध्ययन करता हूँ कि यार वहाँ से मुझे टॉपिक अच्छा मिल जाए, और यहाँ नहीं मिलता तो फिर वैल्यू एडिशन के लिए जो ज्योग्राफी की जो अन्य किताबें हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ टॉपिक कई बार एनसीईआरटी किताबों में मिल जाता है, पुरानी नई एनसीईआरटी जो भी है उनमें मिल जाता है। इसके अलावा हम अब बात करें जो वायुमंडल की संरचना है, आप लेयर की बात कर सकते हो, जिसमें अलग अलग परतें पाई जाती हैं। तो हम ये जानते हैं कि वायुमंडल में अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतें होती हैं, जैसे अभी एक डायग्राम में देखेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता है, ठीक है, तापमान घटता है। क्यों घटता है, उसका बेसिक कारण हमने क्या जाना कि वायुमंडल के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसें होती है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, और वो क्या करती है, पार्थिव विकिरणों को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, एक तरह से आप कह सकते हो तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तापमान कम होता चला जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लेयर आते हैं बीच में जहाँ पे तापमान फिर से बढ़ने लगता है। जैसे हम समतामंडल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस क्या करती है, कहीं ना कहीं जो पराबैंगनी किरणें होती है सूर्य की, उनको ऑब्जर्व करती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि तापमान की सकारात्मक ह्रास दर क्या होती है। सकारात्मक ह्रास दर का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तापमान घटेगा। नकारात्मक मतलब जैसे रूल क्या कहता है, ऊपर जाते हैं तापमान घटेगा, है ना, लेकिन वहाँ पे बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, नकारात्मक ह्रास दर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एक दो बार यूपीसी मेंस के एग्जाम में है, वो टॉपिक भी हम कभी कवर करेंगे। तो अभी लेयर के बारे में जानते हैं, एक डायग्राम देखते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये, इसलिए पढ़ने की इनका मेंस में क्वेश्चन आया है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए, जिनके इर्द गिर्द क्वेश्चन बने हैं, मतलब वैसे भी अधिकांश ये टॉपिक मतलब आपके काम आने वाले हैं। जैसे हम आगे क्लाइमेट में आगे बढ़ेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पे इन शब्दावलियों को जब यूज़ में लेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी के लिए चीज़ें पढ़नी जरूरी है। तो ये है हमारे वायुमंडल की संरचना। तो सबसे पहले क्या है, यदि हम इसमें डायग्राम में देखो आप, तो सबसे पहले सौरमंडल है, यानी ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे है, ठीक है। सोप मंडल कह सकते हो इसको आप। बाद में कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर है यानी समता मंडल है यहाँ पे। फिर बाद में ऊपर जाओगे मध्य मंडल या मेसोस्फेयर है, लास्ट में थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर आप कह सकते हो। तो इंपॉर्टेंट रोल किसका, इसका है, ठीक है। यहाँ पे सौर मंडल में ही जितनी भी वायुमंडल की क्रियाएं होती हैं यही होती है। जितने भी बादल बनते हैं, चक्रवात आते हैं, सौर सीमा के ऊपर ऐसी घटनाएं नहीं होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि अब ये घटना यहीं क्यों होती है, क्वेश्चन ये तो था ना। तो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, जितने भी धूल के कण हैं या धुएं के कण हैं, जलवाष्प है या जो गैस है, उनकी मात्रा सर्वाधिक कहाँ तक होती है, इसी क्षेत्र में होती है। मतलब लगभग 20 से 22 किलोमीटर पर इनका घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे ही जैसे आपने देखा होगा ना कि आपने सुना कभी जो वायुयान होता है, प्लेन होता है, वो समता मंडल में क्यों उड़ता है, क्योंकि सौर सीमा को पार करने के बाद में ऐसे ही चक्रवात की घटनाएं नहीं होती। तो यहाँ से फिर प्लेन क्या होता है, समता मंडल में उड़ता है। फिर ऊपर जाने की उसका आवश्यकता नहीं है, वहीं सौर सीमा से ऊपर निकलकर आराम से मतलब वो अपने मार्ग पर जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सभी जो लेयर है वो इंपॉर्टेंट है। कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी इसका मध्य मंडल का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। कभी समता मंडल में जो ओजोन लेयर है उनके बारे में पूछ ले, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अब आपको जैसे आपने 50 वर्ड में कोई चीज़ पढ़ी है तो 150 वर्ड 250 वर्ड में बनाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। आपका माइंड ऐसा काम करना चाहिए, कम पढ़ के अच्छा आंसर लिखने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सौरमंडल के बारे में, ठीक है। सौरमंडल सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस मंडल में हम रहते हैं, आप कह सकते हो कि इसका पार्ट हम भी हैं। तो ये क्या है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर इसको कह सकते हो, लेयर कह सकते हो। सबसे नीचे वाली लेयर क्या है, सौरमंडल है, ठीक है। अभी आप सौरमंडल आराम से अपने आसपास देख सकते हो, हम उसी का पार्ट हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इसकी आप ऊंचाई देखोगे तो ये क्या होगा, लगभग एवरेज इसको मान के चलते हैं कि 13 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन यदि हम ध्रुव के नज़दीक देखें तो वहाँ पे कम होगा और विषुवत पर अधिक होगा। ऐसा क्यों होगा, आप जैसे आप पृथ्वी की देखो, ऐसे पृथ्वी हमारी है, तो हम इक्वेटर पर बात करते हैं, सर्वाधिक क्या आता है, तापमान आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गैस यहाँ पर फैलेगी, ऐसे होगा। तो यहाँ पर इसकी ऊँचाई लगभग 18 किलोमीटर। यहाँ पर 8 ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम है, ध्रुव पे तापमान कम है, तो वहाँ पे हवा क्या होगी, ठंडी होकर नीचे की ओर बैठेगी। आप समझ रहे हो ना इसको, ये तो ठंडी होकर सिकुड़ कर नीचे की ओर बैठेगी, यहाँ गर्म होकर फैलेगा, ठीक है। इस बात को समझो, गर्म होकर फैलता है। इसलिए क्या होता है, इक्वेटर पर जो आप कह सकते हो सौर सीमा की ऊंचाई अधिक होती है या सौरमंडल अधिक ऊंचा होता है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। यही कारण होता है कि तापमान के कारण ऐसा होता है कि गैसें फैलकर इक्वेटर पर फैल जाती है, ठीक है। आगे इसको कई बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सौरमंडल है, तो इसका बड़ा रोल होता है। और सौरमंडल की जो मोटाई है यहाँ पे साफ लिखा है, इक्वेटर जो है उस पर सर्वाधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे वायु धाराएं चलती हैं, ठीक है। जैसे हम मोटा मोटी देखना चाहें, एक डायग्राम बनाना चाहें, तो इसमें देखें, जैसे एक्चुअल में ऐसा होता है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो इसमें ये होती है सौर सीमा।
सौर सीमा आप समझ गए होंगे, सौर मंडल की जो ऊपरी सीमा है, लास्ट सीमा है, जहाँ पे मतलब जो भी वायुमंडल की क्रियाएं होती है, मौसम जो होता है उससे ऊपर नहीं होता है, इसके अंदर ही होगा। तो इसको लगभग एवरेज 18 किलोमीटर के आसपास मान के चलते हैं। एवरेज 13, लेकिन इक्वेटर पर इस पर ज़्यादा होती है, ठीक है। या इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ये बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई मत कह सकते, ऊंचाई कम होती है। थोड़ा सा सही डायग्राम बनाते हैं समझाने के लिए। एक बार इस डायग्राम को आप समझ गए तो ये आपके कहाँ काम आने वाला है, बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। एक मिनट, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी भी बिल्कुल राउंड नहीं है ना, और आप ऐसा कह सकते हो। तो जैसे यहाँ इक्वेटर पर क्या होता है, 0 डिग्री पर क्या होता है, हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती है, आपने देखा होगा जो सेल्स बनती है ऐसी बनती है। सौर सीमा के पास जाकर ये मुड़ जाती है ध्रुवों की तरफ, और बाद में ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। फिर नीचे विंड चलती रहती है। तो ये सेल्स काम करते रहते हैं ऐसे कि दूर, इस पर क्या होता है, इक्वेटर पर सेवन की धाराएं जो होती है ऊपर की ओर चलती है, गर्म होकर जो जलवाष्प होता है, यहाँ पे सागर भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्म होकर ऊपर बनता है। तो आपने कभी देखा ना लो प्रेशर बनता है, तो ये लो प्रेशर वाला जो चैप्टर है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी साफ साफ दिया गया है। तो सौर मंडल आप समझ गए, सौर मंडल का बड़ा पार्ट है। तो यहाँ पे ही क्या होता है, सब कुछ होता है। सेवन की जो क्रियाएं होती है, सेवन संगनन जितनी भी क्रियाएं होती है, जलवाष्प की क्रियाएं, मौसम की क्रियाएं कहाँ पे होती है, इसी में होता है। और क्यों होती है तो हमने देखा ना, कितने जलवाष्प से लेकर गैसों का कितना मतलब यहाँ पे कार्यक्रम चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, किसको लेयर कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सभी मौसमी घटनाएं जो वेदर फिनोमेना है जो हमें इम्पैक्ट डालता है वो यही होता है। क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, वायु विक्षोभ होता है। अभी हमने बताया वायु विक्षेप कैसे होता है, ऊपर हवाएं उड़ती हैं, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, साथ में जो विंड सिस्टम चलता है, बादल बनते हैं, चक्रवात की घटनाएं होती है, सब ये कहाँ होता है, सौरमंडल में होता है, ठीक है। जितनी भी घटनाएं होती है इसमें होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, सेवन धाराएं चलती है। यानी कैसे, मतलब जो जलवाष्प है गर्म होकर या पानी गर्म होकर, एक तरह से आप कह सकते हो सेवन धाराओं का रूप लेता है। तो जितनी भी घटनाएं करती है यही होता है। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया सौरमंडल में ऐसा क्या होता है, तो ये पूरे चैप्टर का सार आप कह सकते हो उस क्वेश्चन में आप डालना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम सौर मंडल और समता मंडल को जो अलग करती है, आप कह सकते हो सौर सीमा क्या है, सौर मंडल की अंतिम सीमा है। आप इसको ऐसा कह सकते हो, ये प्रेशर कुकर का ढक्कन है। कौन, सौर सीमा। सौर सीमा प्रेशर कुकर का ढक्कन है। ढक्कन का काम क्या है, प्रेशर कुकर में जो भी आप सब्जी उसमें पका रहे हो, दाल पका रहे हो, वो ऊपर नहीं जाएगी। तो सौर सीमा भी इसका क्या है, एक ढक्कन है, किसका, सौर मंडल का, कि जितनी भी जो क्रियाएं होती है, आप इसको कह सकते हो ये अंतिम सीमा है, जहाँ पर जो वायुमंडलीय गतिविधियाँ होती है, ठीक है, जो बादल बनते हैं, चक्रवात की घटनाएं घटती है, ये सौर सीमा तक ही पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद में इतना क्षमता नहीं कि ऊपर जा पाएंगे। वो सब किसके साथ जुड़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जुड़ा हुआ है, कई सारी और भी चीज़ें इसमें काम करती है। तो सौर सीमा आप समझ गए, सौर सीमा यानी सौर मंडल की अंतिम सीमा। उसके बाद में शुरू होता है समता मंडल शुरू होता है। तो समता मंडल में आप कह सकते हो, या ये कह सकते हो सौर सीमा के पास हम तापमान देखें तो जैसे हमारा रूल क्या कहता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घटेगा। तो जैसे यहाँ पे इक्वेटर पर सौर सीमा कितनी 18 किलोमीटर है, और यहाँ पे कितनी 8 किलोमीटर है। तो टेम्परेचर देखो कहाँ ज़्यादा कम दिखा रखा है, विश्वतवर्त पर -80 है क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कितना -45 है क्योंकि उसकी ऊंचाई कम है। तो यहाँ पे आप सौर सीमा के आसपास तापमान देखो तो बहुत ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है, कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या होता है, समता मंडल इसके ऊपर है, मतलब आप कह सकते हो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, समता मंडल है। और समता मंडल का एक यूनिक फीचर है क्या, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में कई बार पूछा गया, कई छोटी एग्जामों में या यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है या ओजोन कहाँ पाई जाती है। तो किसका पार्ट है, समता मंडल का पार्ट है। और ये क्या करती है आप जानते हो, ओजोन जो है एक पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जाकर फिर क्या होता है, टेम्परेचर जो घट रहा था वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन क्या करती है, सूर्य का तापमान जो है उसका अवशोषण करती है। तो पुनः क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें ऐसा कहा जाता है यहाँ पर तापमान की नकारात्मक हास दर पाई जाती है। बाद में ये फिनोमेना कम हो जाएगा तो वापस तापमान क्या होगा, घटने लग जाएगा, ठीक है। आप आराम से समझ रहे हो। आप साथ साथ आप मेरे साथ एनसीईआरटी किताबें पढ़ोगे ना, तो और आपका मतलब जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, बढ़ती चली जाएगी। और मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ। वैसे भी ज्योग्राफी मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी पढ़ाई थी। ये नई लेसन है जो केवल मेंस के हिसाब से, इसमें जो मेंस के टॉपिक है वही कवर कर रहा हूँ, इसमें प्री का टॉपिक नहीं कवर कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही वैल्यूएशन आपके लिए है, ठीक है। तो आगे जैसे है कौन सा मंडल है, मेसोस्फीयर है, मध्य मंडल है। ये कहाँ है, ये समता मंडल आप कह सकते हो, 50 किलोमीटर से ऊपर से लेकर 80 किलोमीटर तक ये पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें तापमान में
कमी होने लगती है। देखो आपने बहुत ही सिंपल फॉर्मेट इसको समझना है। जैसे यहाँ पे क्या 100 सीमा थी, ये 18 किलोमीटर तक है ना, आप कह सकते हो 18, या एवरेज इसको कभी कभी 13 भी लिखते हैं, 10 भी लिखते हैं। और ऊपर 50 किलोमीटर तक क्या समता मंडल, बाद में क्या है 80 किलोमीटर पर मध्य मंडल है। तो हम तापमान की बात करें, जैसे यहाँ पे तापमान देखें, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही ओजोन आती है तो ये तापमान फिर से क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही ओजोन खत्म होगी फिर से घटने लग जाएगा। आप इसको समझना, ये तापमान की रेखा है, ठीक है। ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ओजोन लेयर में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, क्योंकि ओजोन अवशोषण कर रही है किसका, पराबैंगनी किरणों का। तापमान बढ़ गया, फिर क्या होगा, मध्य मंडल फिर से घट गया। तो ये चीज़ें को समझना, ये ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखना इस चीज़ को, ठीक है, इसमें हो जाता है। तो तापमान मतलब आप समझ सकते हो इसको कि समता मंडल के ऊपर क्या होता है, इस ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आने लगती है। और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पहुंचकर 100 डिग्री मतलब से हो जाता है। मतलब आप कह सकते हो -100 डिग्री कह सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे 100 डिग्री तक, -100 डिग्री तक ये चला जाता है, ठीक है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और इसके बाद में क्या आता है, 80 से लेकर 400 के मध्य क्या है, आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल है, हो सकता है कभी क्वेश्चन इसका बन जाए। तो एटलीस्ट आपके पास 50 वर्ड की इन्फॉर्मेशन है, तो आप आराम से इसको फिर कर सकते हो, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें डाल सकते हो। तो आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर है, 80 से 400 किलोमीटर के मध्य। और इसमें क्या होता है, विद्युत आवेशित यहाँ पे कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। और ये हमारे संचार में इनकी बड़ी भूमिका है, ठीक है। आयन मंडल इसको नाम से जाना जाता है। और इसका भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा जो भी हम रेडियो तरंगें यहाँ से भेजते हैं तो ये पृथ्वी पर वापस लौट आती है। और इसमें क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में है वायुमंडल का जो बहिर्मंडल है, उनके बारे में अभी उतना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे अभी जुटाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, कई सारे स्पेस जो प्रोग्राम होते हैं उनके माध्यम से। तो इनके ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन से मंडल है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो आयन मंडल का आएगा या सौरमंडल का क्वेश्चन आ चुका है कि इसका क्या बड़ा रोल है, कैसे मतलब मौसम की प्रक्रियाएं जितनी भी घटती है उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, छोटा ही टॉपिक था, बेसिक जलवायु विज्ञान का हमने शुरुआत की है। 5 वीडियो इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में समुद्र विज्ञान के कुछ, कई बार आपने देखा ना जलधाराओं को लेकर मत्स्य या प्रवाल भित्तियों के क्वेश्चन आए, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो और भी टॉपिक है, मेंस के टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। आप मेंस का अपना सिलेबस देखना, जीएस फर्स्ट का। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं एक और वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।